जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये हमारे जो यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के जो मेंस की सीरीज चल रही है, उसकी यहाँ पर तीसरी क्लास है। ध्यान देना, हमने आपसे फ्री 100 डे सीरीज का यहाँ पर एक वादा किया हुआ है और मैं ये बात को जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि मैं ये वादा पूरा करूंगा। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि हमने डे 1 से जहां पर स्टार्ट किया था, आज हम लोग डे 30 पर यहाँ पर है। ठीक है, डे 30 पर हम लोग एग्जैक्टली यहां पर चल रहे हैं। लगातार ये क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। और अपने डे 1 में जहां पर आपने एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था चीजों को, आपने जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, डे 30 पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे केस स्टडी, बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे मैप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहली बात, जो भी एस्पिरेंट अभी जिसने डे 1 से सारी क्लासेस नहीं की है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा और आपको एक ऑर्डर भी दूंगा कि आप डे 1 से लेकर के सारी क्लास फिर से देखो। हर क्लास के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम से पहले इन 100 डेज का एक प्रॉपर नोट्स बना लिया आपने, सेल्फ मेड नोट जो आप खुद बना रहे हो नोट्स, ठीक है, इस क्लासेस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, तो ये बात तो प्रिपेयर करते चलना भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से कि आज की क्लास में इस क्वेश्चन के फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे, यूपी का जो फिजिकल डिवीजन है उस पूरे टॉपिक को समझेंगे। बहुत सारे मैप डिस्कस करने वाला हूं मैं आप लोगों से, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है दोस्तों आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां पर क्या है, ध्यान समझना। क्वेश्चन का यहां पर पहला पार्ट बहुत क्लियर है। कह रहा है कि यूपी को जो प्रमुख फिजिकल रीजन्स है, जो मेजर फिजिकल रीजन्स है, उसमें आप डिवाइड करिए। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो यहां पर क्लियर है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एंड डिस्क्राइब, ध्यान देना, एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ भाबर एंड तराई रीजन। ये क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है। मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि आप उत्तर प्रदेश को जो मेजर फिजिकल रीजन है, क्षेत्र है, उसमें आप डिवाइड करिए। जब आप वो काम कर लीजिएगा तो उसमें से आपका एक पार्ट बचेगा भाबर और तराई। तो आपको नेक्स्ट पार्ट यहां पर ये करना है कि उस भाबर और तराई के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, वो ये है कि ये क्वेश्चन आपको केवल 125 शब्द में लिखना है। ध्यान देना, आपको ये क्वेश्चन केवल 125 शब्द में लिखना है। 8 नंबर का यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आयोग के, वो प्रश्न यहां पर है। आप कहोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, क्वेश्चन के पहले ही 2 पार्ट है और आप इसको 125 शब्द में लिखने को कह रहे हो, कैसे लिखा जाएगा। देखो बात क्लियर समझना, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आयोग ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी, ठीक है, 2020 के मेंस में पूछा हुआ है। 2020 की मेंस परीक्षा में आयोग ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया था। इसका मतलब यह है कि 125 शब्द में तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, जो आपको यूपी का भौतिक प्रदेशों का डिवीजन बताना है, हम उसको मैप के थ्रू समझेंगे और मैप के थ्रू ही बताएंगे भी यहां पर। ठीक है, और बाद में जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको हम लोग पॉइंट वाइज करके वहां पर लिखते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पूरे डिस्कशन को। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो क्वेश्चन को सिलेबस में फाइंड आउट करो कि सिलेबस में है कहां पर। अगर आप इस पूरे टॉपिक को देखोगे तो ये टॉपिक जीएस पेपर 6 का जो आप लोगों का सिलेबस का पॉइंट नंबर 13 है। यहां पर देखो, मैं आप लोगों को लेकर के भी आया हूं एग्जैक्टली सिलेबस का पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है भाई, ध्यान समझना। वो कहता है आप लोगों से जियोग्राफी ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का भूगोल, इसकी बात कर रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, का रिलीफ है, जो इसका उच्चावच है, ठीक, इसकी जो संरचना है, इसका जो जलवायु है, जो सिंचाई है, जो खनिज है, ठीक है, और जो अपवाह प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, इन सारे टॉपिक आपको सिलेबस में यहाँ पर शामिल किया गया। ध्यान समझना, आयोग ने यहाँ पर आपका काम इजी कर दिया। वो चाहता, अगर आयोग चाहता तो वो केवल एक पॉइंट लिखता आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश का भूगोल। और आयोग ऐसा करता है, कई जगह पे उसने किया हुआ है। लेकिन यहां पर आयोग ने क्या किया कि उस टॉपिक को सब डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके उसने क्लियर बता दिया कि भाई देखो, तुमको ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखने हैं यूपी के रिलीफ देखने हैं, यूपी के उच्चावच देखने हैं, यूपी का स्ट्रक्चर देखना है, यूपी की संरचनाएं देखनी है, ठीक है, क्लाइमेट, इरिगेशन, मिनरल्स, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूं, इन सारे टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिख जाएगा, या फिर अगर नहीं दिखेगा तो आने वाले समय में जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको एक एक टॉपिक पिक करके उसके तैयारी करनी है। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कैसे इस पूरे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, कैसे हम लोग कवर करना चाहिए, ये सारी बातें समझेंगे। एक बात यहां पर और समझो भाई,
ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में इस बात को क्लियर करो कि यहां पर आपको बनाना है एक मैप। क्या बनाना भाई? आपको यहां पर बनाना है एक मैप, और जो मैपिंग का काम करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि एस्पिरेंट इस बात को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कहां पर मैप बनाना चाहिए। कई बार वो अननेसेसरी जगहों पर, अननेसेसरी क्वेश्चंस में जहां पर डिमांड ही नहीं होती है, वहां पर मैप बना के चले आते हैं। ठीक है, जैसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका क्या है, तो उन्होंने क्या किया, राज्यपाल की भूमिका बनाया और बगल में एक तो मैप बना दिया यूपी का, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो, जब भी हम अपने आंसर राइटिंग में कुछ एनरिचमेंट करते हैं, या तो मैप के थ्रू, या तो एग्जाम्पल के थ्रू, या तो केस स्टडी के थ्रू, या तो कोई रिपोर्ट के थ्रू, हमारा इनरिचमेंट का केवल एक उद्देश्य होता है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम अपने आंसर राइटिंग में लिख नहीं रहे हैं, उसको उस डायग्राम के थ्रू समझा सके। ठीक है, उस ग्राफ के थ्रू समझा सके, उस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो बातें बहुत क्लियर समझना। मैप आपका बहुत सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मैप में कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि मैप क्या बातें बता रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बातें क्लियर समझना। एक बात यहां पर और समझो, जो चीजें आप मैप में बता रहे हो उसको फिर से अपने आंसर राइटिंग में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, ये भी एक बात बहुत क्लियर है। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर राइटिंग को यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे तो इस टॉपिक में पूछा हुआ है कि यूपी की भौगोलिक विशेषताएं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भाई ऐसे आंसर में हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या दें, हम यहाँ पर भूमिका क्या दें। भाई भूमिका बताना बहुत टफ वर्क है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भूमिका बताई कैसे जाएगी और क्या बताया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक बहुत सिंपल सा आप लोगों को आइडिया है। पहले तो यूपी की कुछ भौगोलिक विशेषताएं उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, जो यूपी की भौगोलिक विशेषताएं हैं उसको आप लोग यहाँ पर एक बार समझने का प्रयास करो। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं को मैं आप लोगों को एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा। हम लोग केवल इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे टॉपिक को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो यूपी का अगर मैं मैप की बात करूं आप लोगों से, तो यूपी के नॉर्थ में क्या पड़ता है, पड़ती आपको जो हिमालय का शिवालिक रेंज है, आप लोगों का जो शिवालिक फुट हिल्स है वो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में क्या है, शिवालिक का फुट हिल्स है। ठीक है, शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र है। यहीं पर आप बता सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी लगती है नेपाल के साथ हमारी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री क्या लगती है, नेपाल के साथ हमारी। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मैप का नॉर्थ रीजन आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, साउथ रीजन में देख लो क्या है भाई, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में पड़ती है यहाँ पर आपकी विंध्यन श्रेणी। ठीक है, विंध्यन श्रेणी पड़ती है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, इसी की तरह से आप लोग यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में क्या पड़ता है यूपी के, इस पॉइंट को भी समझ सकते हो और इस पॉइंट को भी बता सकते हो। जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ, देखो उत्तर प्रदेश की अगर मैं वेस्ट की बात करूँ, पश्चिम की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में यहाँ पर आपकी पड़ती है यमुना नदी, जो कि इसको लगभग बाउंड्री यहाँ पर निर्माण कर रही होती है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के ईस्ट की बात करूँ तो आपकी पड़ती है गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर। यहाँ पर आप चाहो तो स्टेट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसके वेस्ट और ईस्टर्न में कौन कौन से स्टेट यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये हो गया उत्तर प्रदेश की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा का एक आपको खाका यहाँ पर मिल गया, आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल गया कि ये सारे पॉइंट्स तो आप बता ही सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करो, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर में शिवालिक फुट हिल्स के उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक फुट हिल्स है, जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है। दक्षिण में क्या है, पूर्वी में क्या है, पश्चिम में क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देकर के आप यूपी की ज्योग्राफिकल लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन का एक पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात हो गया। अब समझो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि जो यूपी है, यूपी में क्या है भाई, यूपी के जो मोस्ट लैंड है वो क्या है, वो गंगा यमुना के फर्टाइल दोआब क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश की अधिकतम भूमि, अधिकतम क्षेत्र जो है वो क्या है, वो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में है। ठीक है, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में है, जो कि बहुत ही फर्टाइल है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। और आप यहाँ पर चाहो तो इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में कि चूंकि ये बहुत फर्टाइल है, तो यूपी की आर्थिक एक्टिविटीज में, यूपी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इसकी भूमिका क्या होती है,
बहुत ज़्यादा होती है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर को यूपी से जोड़ रहे थे, तो मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि एक यूपी का करीब 20 से 25% जो जीएसडीपी का पार्ट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पर निकल करके आता है, ठीक है। और ये क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि यूपी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि हम गंगा यमुना के एक फर्टाइल लैंड में है। तो इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, आप इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एक बार आप लोग यहाँ पर देख लो, देख इसलिए लो कि इस प्रश्न में तो नहीं, लेकिन भविष्य में किसी और प्रश्न में आप लोग उसका यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लेना, नोट कर लेना कि जो यूपी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया अगर हम बात करें स्टेट्स की सारे, ठीक है, अगर हम स्टेट वाइज एरिया की बात करें तो यूपी जो है वो चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र और फिर आपका यूपी आता है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि यूपी की जो टोटल क्षेत्रफल है वो चौथे नंबर पर यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट और पता है भाई कि यूपी की जो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है उसमें हम नंबर 1 पर आते हैं। इसमें यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आप सबका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान है, तो इस योगदान को भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर ये बता सकते हो भाई कि यूपी की जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो क्या करती है, हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर मैं बात करूँ तो हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से क्या होता है, अपनी बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। तो यूपी के 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ये एक ओपन बाउंड्री है, एक क्या है, ओपन बाउंड्री है, और करीब इसकी जो टोटल लेंथ है वो करीब 599 किलोमीटर के अराउंड है। 600 किलोमीटर में आप लोगों को यहाँ पर एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्ट्स मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस फैक्ट्स का प्रयोग इस आंसर राइटिंग में नहीं करना है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखो अभी इंटरनेशनल बाउंड्री मैंने आप लोगों को क्यों बताया पता है, आपने देखा होगा निशांत सर ने क्वेश्चन डिस्कस किया था 2 से 3 दिन पहले, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने के कारण से यूपी की इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बताओ ना भाई कि यूपी जो वो नेपाल यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, चूंकि वो एक ओपन बाउंड्री है जिसकी लंबाई करीब 599 किलोमीटर के अराउंड है। तो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में इलीगल माइग्रेंट, इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेडिंग, ठीक है, अफीम का कारोबार, फेक करेंसीज का कारोबार, आतंकवाद, ये सब चीजें यहाँ से होती है। तो ये सारे फैक्ट्स एक बार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो मैंने इसी क्लास में उसको मेंशन कर दिया। इंट्रोडक्शन, अब मैं वापस से फिर क्वेश्चन पर आ रहा, समझना हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कंटेंट भी इनिश कर रहे हैं अपने साथ साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन था तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको 2 तरीका बताया इंट्रोडक्शन लिखने का। एक तरीका ये बता दो कि यूपी के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या क्या लोकेशन पड़ता है, तो यूपी का ज्योग्राफिकल लोकेशन आप बता दिए यहाँ पर। या फिर आप ये बता दो कि यूपी की जो मैक्सिमम लैंड है वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आती है, जो कि एक बहुत फर्टाइल लैंड है। इस कारण से क्या होता है कि इसकी आर्थिक भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर। फिर आप बताओ कि यूपी की भौगोलिक विभाजन, ठीक है, और आप भौगोलिक विभाजन बताते समय यहाँ पर आप चीजों को लिख सकते हो। आप चाहते हो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो पहले वाले ही इंट्रोडक्शन में, कि चूंकि यूपी का जो भौगोलिक विशेषता है ना वो बहुत ज्यादा अपने अंदर डाइवर्सिटी को समाहित करता है। यहाँ पर सूखे के क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर हिमालय मतलब हिमालय के गिरिपादी क्षेत्र पाए जाते हैं, और यहाँ पर आपके प्रायद्वीपीय भारत का जो नॉर्थ एक्सटेंशन है, ठीक है, जो उत्तरी विस्तार है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। विंध्य स्टेट वाला जो पूरा रीजन पड़ता है, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला रीजन, वो यहाँ पर पाया जाता है। तो आप इंट्रोडक्शन में डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंतर्गत, वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन लिखने का ये 2 तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा ध्यान में आएगा तो एक बार कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ध्यान दो भाई, अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो कि यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हुए थे, तो उन्होंने आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट किया था। मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ये जो हमारा प्रयास आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 100 डे की फ्री सीरीज चल ही रही है, उसके साथ अगर आपने पैरेलली ये आंसर राइटिंग यहाँ पर कर ली, ठीक है, यहाँ पर आंसर राइटिंग कर दिया, आपको बहुत फायदा मिलने वाला। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मॉडल आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास बैच के अंतर्गत बाइलिंगुअल मॉडल आंसर दे रहे हैं, बाइलिंगुअल कॉपी वैल्यूएशंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा बैच जो है ये GS5 और GS6 को डेडिकेट करके स्टार्ट किया गया। 25 दिन का बैच है, डेली 2 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मॉडल आंसर बहुत शानदार मिल रहा है, कॉपी वैल्यूएशन बहुत शानदार हो रहा है, इस बात की गारंटी, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन करने के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। अब समझना, बात को समझना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पेज को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, अब समझना बात को। इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर आपका हो गया। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा मेन बॉडी की तरफ, कि मेन बॉडी में हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में आप लोग कौन कौन से पॉइंट बता सकते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था, ठीक है, कि आप यूपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन करिए। तो देखो यूपी को ना हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम उसके भौगोलिक विभाजन की बात करें तो यूपी को मोस्टली मेजर एरियाज में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप किसी बुक में 4 पाओगे, किसी बुक में 5 पाओगे, किसी बुक में 3 पाओगे, ठीक है। तो मैं
3 क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सबसे जो पहला क्षेत्र इसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भाबर एंड तराई का रीजन, ठीक है। क्या कहते हैं? भाबर एंड तराई का रीजन। सेकंड हम लोग कहते हैं गंगेटिक प्लेन, ठीक है, जो गंगा और यमुना का पूरा दोआब क्षेत्र है, उसकी बात हम लोग करें तो गंगा का मैदान यहाँ पर हो गया, आप लोगों का सेकंड डिवीजन यहाँ पर ये होता है। थर्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न हाईलैंड, ठीक है। साउदर्न हाईलैंड मतलब दक्षिणी उच्च भूमि, ठीक है, दक्षिणी उच्च भूमि, चूंकि थोड़ी सी उच्च होती है इसलिए इसको हम साउदर्न हाईलैंड कहते हैं। और यही वो रीजन होता है जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिसुलर इंडिया का नॉर्दर्न एक्सटेंशन होता है, ठीक है, उत्तरी विस्तार होता है, ठीक है। तो यूपी के अगर हम ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करें तो उसको मुख्य तौर पर इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये एक भौगोलिक विभाजन है। इसका अगर मैं आपको पैरामीटर बताऊं कि किन विशेषताओं के आधार पर इसका हमने डिवीजन किया हुआ है, तो इसका डिवीजन स्ट्रक्चर बेसिस पर होता है, ठीक है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, भौगोलिक संरचना, ठीक है, संरचना बेस्ड डिवीजन है। और यहाँ पर जो रिलीफ होता है, रिलीफ मतलब उच्चावाच जो होता है, इनके बेस्ड ये डिवीजन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर और रिलीफ बेस्ड हमने ये 3 डिवीजन किया है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों का। अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर और रिलीफ ये मैंने आपको पैरामीटर्स इसलिए बताया कि सिलेबस अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो सिलेबस में रिलीफ भी है और स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो इस सिलेबस के इस पॉइंट से भी पूरा टॉपिक यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है, कि हमने रिलीफ और स्ट्रक्चर बेसिस पर यूपी के 3 पार्ट में ज्योग्राफिकल डिवीजन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। फिर से समझना, भाबर और तराई का क्षेत्र, गंगेटिक प्लेन का क्षेत्र और साउदर्न हाईलैंड का क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैप में यहाँ पर बताऊंगा, कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये है आपका शिवालिक के फुट हिल्स, ठीक है। हिमालय का जो आपका सबसे दक्षिणी विस्तार है जिसको हम शिवालिक कहते हैं, तो शिवालिक रेंज का जो फुट हिल्स है, गिरिपादी क्षेत्र है, वो आपका ये रीजन है, ठीक है। शिवालिक का फुट हिल्स है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से रिवर्स निकल करके आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अब समझना, इसके बाद का जो सेकेंड यहाँ पर डिवीजन पड़ता है ना, उसको हम लोग कहते हैं भाबर का क्षेत्र, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट तौर पर इस मैप को आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर खिसका दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखना यहाँ पर इजी रहे, ठीक है। देखो देखो भाई, ये आप लोग को जो रीजन पड़ता है, सेकंड रीजन यहाँ से बाद वाले की फुटेज के बाद, इस रीजन को हम लोग कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं भाबर, ठीक है। अब भाबर क्या है क्या नहीं है मैं बाद में आऊंगा, पहले और एक बार डिवीजन यहाँ पर देखो, ठीक है। इसके बाद का जो सेकंड रीजन आप लोगों का पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं तराई रीजन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हम लोग कहते हैं यहाँ पर तराई रीजन, ठीक है। तराई क्षेत्र, जैसे जो हमारा जो बेल्ट पड़ता है ना गोरखपुर वाला बेल्ट, ये लगभग तराई क्षेत्र में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो भाबर का क्षेत्र हो गया, तराई का क्षेत्र हो गया। इसके बाद एक डिवीजन यहाँ पर आप लोग और पड़ता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बांगर, ठीक है। भाबर, तराई, बांगर, और फिर इसके बाद जो आप लोगों का चौथा डिवीजन यहाँ पर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं खादर, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? खादर। अब समझना, ये जो डिवीजन बताया मैंने अभी, आप लोगों को सर ये कहाँ था, 4 डिवीजन आपने बता दिया, आपने तो 3 ही डिवीजन से डिस्कस किया था, ठीक है। देखो समझना, ये जो लास्ट के 2 डिवीजन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये जो डिवीजन है ये आपका गंगेटिक प्लेन का, गंगा का मैदान का ही विस्तार है, गंगा का मैदान का ही अलग अलग डिवीजन किया, सब डिवीजन है ये, ठीक है, एक तरीके से। तो गंगा के मैदान को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बांगर और खादर, ठीक है। बांगर और खादर, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, भाबर और तराई ये आपका एक क्लासिफिकेशन था, ये आपका पहला क्लासिफिकेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन आपका गंगा का मैदान था। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर आगे चल करके, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि साउदर्न हाईलैंड जो है वो क्या है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक मैप बनाया हुआ है तो इन मैप को डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है कि जब शिवालिक के फुट हिल से मानो यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ शिवालिक के रीजन में, ठीक है, तो लैंड स्लाइडिंग हो तो क्या होगा, कुछ चट्टाने, कुछ बजरी, कुछ कंकड़ पत्थर, वो क्या होंगे, वो नीचे सरक करके आएंगे, और जब लैंड स्लाइडिंग होकर के जिस क्षेत्र में पहुंचेंगे उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भाबर, ठीक है। तो जनरली ये जो पूरा क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र आपका बजरी और चट्टानों से भरा होता है, ठीक है, बजरी और चट्टानों से भरा क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये देखो, ये लैंड स्लाइड होकर के ये सब चीजें यहाँ पर जमा हो रही हैं, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, जमा हो रही है हर जगह ये, ठीक है। इसको इसको मतलब एक पंख रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे जमा होता है, कंकड़ पत्थर यहाँ पर पूरे इकट्ठा हो रहा है। इस रीजन में क्या होता है ना कि जो ऊपर से नदियां निकल करके आ रही थी वो नदियां यहाँ पर गायब हो जाती है। गायब इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पत्थर है, कंकड़, तो जो नदियां होती है ना वो मिस्टर इंडिया बन जाती है, जमीन के नीचे से फ्लो होने लगती है, क्योंकि ऊपर कंकड़ पत्थर यहाँ पर बहुत ज्यादा आ चुके हैं और अंदर पोरोसिटी है, तो नदियां अंदर अंदर यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है, अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है। ध्यान समझना, यहाँ पर नदियां आपकी क्या हो रही हैं,
गायब हो जा रही है, ठीक है, नदियां यहाँ पर की विलुप्त जा रही हैं, ठीक है, और फिर मेरे को तो अंडरग्राउंड हो जा रही है। एक पॉइंट तो आप लोगों का भाबर के संदर्भ में ये हो गया। दूसरा, भाबर संदर्भ में यहाँ पर क्या होगा, चूंकि लैंड स्लाइडिंग हो रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, बजरी मिलेंगी, चट्टाने मिलेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा रीजन है भाबर का, ये करीब करीब आपको यहाँ पर क्या है 35 किलोमीटर के अराउंड में, 35 किलोमीटर के अराउंड में ये पूरा रीजन आप लोगों का यहाँ पर एक्सटेंडेड है, विस्तृत है, ठीक है। तो भाबर के पूरे क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 35 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझना आप लोग, जो आप लोगों का तराई का रीजन है, ठीक है, जो तराई का रीजन है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो नदियां भाबर क्षेत्र में गायब हो गई थी वो पुनः यहाँ पे प्रकट होती है, ठीक है, वो क्या होती है यहाँ पर पुनः प्रकट होती है, तो नदियां यहाँ पर फिर से आ रही हैं, और जब नदियां यहाँ पर आ रही है तो अपने साथ क्या लेकर के आ रही हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमस लेकर के आ रही हैं, नाइट्रेट लेकर के आ रही हैं, तो इससे क्या होता है ना, ये तराई का पूरा बेल्ट जो होता है, ठीक है। अच्छा, नदियां यहाँ पर आ भी गई हैं, प्लस यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। आपने प्रीलिम्स में एक फैक्ट पढ़ा होगा कि यूपी के सबसे ज्यादा बारिश जो होता है वो गोरखपुर क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा तराई बेल्ट पड़ता है, तो यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। ये एक फैक्ट है, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा यूपी स्पेशल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पर नदियां भी प्रकट हो रही है, इसकी मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जल की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और जब जल की मात्रा ज्यादा होगी तो यहाँ पर किस प्रकार का एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पर ऐसा एग्रीकल्चर होगा जो कि वाटर इंटेंसिव, जहां पर वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि दो प्रमुख फसलें यहाँ पर कौन सी हैं, धान और गन्ना, शुगर केन, ठीक है, ये दोनों आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो तराई के इस पूरे बेल्ट में धान और गन्ने की यहाँ पर क्या होती है, खेती जनरली की जाती है। अब समझो भाई, जो मैंने आपसे भाबर और तराई का ये पूरा रीजन डिस्कस किया, इस भाबर और तराई रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ते हैं, तो आप एक यहाँ पर विस्तार बता सकते हो कि भाबर और तराई रीजन के पश्चिम में, ठीक है, जो कि सहारनपुर से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो सहारनपुर से स्टार्ट होता है वो आपका पूरब में, ठीक है, देवरिया, कुशीनगर, यहां तक क्या हुआ है, फैला है, ठीक है, देवरिया कुशीनगर यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो भाबर और तराई के संदर्भ में आपने ये पूरा बेसिक पॉइंट समझ लिया कि उसका विस्तार कहां से कहां तक है, उसमें जो भाबर है उसके क्या क्या क्वालिटीज है, तराई उसके क्या क्या जियोग्राफिकल फीचर्स है, आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। कौन सी नदियां कैसे प्रकट हो रही है, सारी बातें हमने यहाँ पर एक बार समझ ली है, ठीक है। तो पहला जो डिवीजन था ज्योग्राफिकल डिवीजन यूपी का, वो आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया। सेकेंड डिवीजन देखो भाई, जिसको हम लोग कहते हैं गंगेटिक प्लेन का विस्तार या फिर गंगेटिक प्लेन का सब डिवीजन, ठीक है, बांगर और खादर। अभी बांगर और खादर क्या है, दरअसल यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है उसको हम लोग पुरातन जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो उसको यहाँ पर लिख लो, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, पुरातन जलोढ़ मृदा। और जो आपकी नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो आपकी नीचे पाई जाती है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा यहाँ पर क्या होती है, नीचे पाई जाती है। देखो कारण समझना, दरअसल क्या है ना कि जो आपका ये पुरातन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड जो होता है इस पूरे क्षेत्र का जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर फ्लड नहीं आता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, फ्लड नहीं आते, बाढ़ नहीं आती है। लेकिन जो नवीन जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, देखो नवीन जलोढ़ मृदा यहाँ पर इसीलिए है खादर क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती है, जिस क्षेत्र में बाढ़ आएगी वहां पर जो जलोढ़ मृदा होगी, जो एलुवियल सॉइल होगा वो नया होगा, ठीक है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, बहुत रिच आपका सॉइल होगा, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मृदा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फ्लड बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलता है, तो फ्लड कहाँ पर हो गया, खादर क्षेत्र में हो गया, ठीक है, बांगर क्षेत्र में फ्लड नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था। और नवीन जलोढ़ का मृदा का जो पूरा क्षेत्र होगा क्या होगा, अच्छा खासा फर्टाइल आप लोगों का होगा। तो एक पॉइंट आप लोग ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर क्या करना, आप लोग ये भी ध्यान रखना, गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र को ही हम लोग 4 पार्ट में और भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो गंगा का मैदान आपने देखा ना, जिसको हमने बांगर और खादर में डिवीजन किया था, इसी पूरे क्षेत्र को अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो गंगा के इस मैदान का बांगर और खादर क्षेत्र का हम लोग कुछ डिवीजन और भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब यहाँ पर बात होगी यूपी का मैप बनाने की। बहुत सारे लोग कहते हैं सर यूपी का मैप कैसे बना, हमसे बन ही नहीं रहा है। अरे कौन सा आपको यहाँ पर एकदम क्या कहते हैं कि बहुत सुंदर मैप बनाना है, ठीक है। एक तो कोनो ऐसे मैप बना दो शेर की तरह से, कुछ लोग शेर कहते हैं, कुछ लोग बकरी कहते हैं, कुछ लोग भालू कहते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है। ये एक तो पैर है, एक तो पैर ये, एक तो मुंह है, बस आपका बन गया, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या हो गया, यूपी का मैप बन गया। ऐसे ही मैप बनाना है। जब 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने रहेंगे ना, आप इससे सुंदर मैप बना भी नहीं सकते हो। तो ये तो मन से ख्वाब हटा दो कि आप MF हुसैन बनकर के सबसे सुंदर चित्रकारी करके आओगे यूपी के मैप की, ठीक है। तो करके आओगे तो 0.5 नंबर मिलेगा पूरे पेपर में, और कुछ नंबर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैप जैसे बन रहा है बनाओ, मैक्सिमम 5 से 6-7 सेकंड का समय लो और मैप को तुरंत ड्रॉ करो। मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैं ऐसे हर क्लास में मैप ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो मैप की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी, आपको हर क्लास में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसा बनना बस बनाते चलो। अब देखो इसी गंगा के जो मैदान का आप लोगों का सेकंड, देखो बात समझना, कंफ्यूजन मत करना। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया भाबर और तराई का पूरा क्षेत्र, ठीक है। अब हम गंगेटिक प्लेन को डिस्कस कर रहे थे। गंगेटिक प्लेन को मैंने आपसे कहा कि इसको हम बांगर और खादर में डिवाइड करते हैं, और इसी का एक सब डिवीजन का पैरामीटर यहाँ पर और होता है। देखो ये क्या है, ये आपकी गंगा नदी पूरी ऐसी आ रही है मान लो, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी पूरी गंगा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। इस गंगा रिवर में आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये जो क्षेत्र पड़ता है उसको हम कहते हैं रोहिलखंड का क्षेत्र। क्या कहते हैं हम लोग, तो रोहिलखंड का क्षेत्र। तो रोहिलखंड का कुछ हिस्सा आप लोगों का गंगा के मैदान क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का अवध का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, अवध का क्षेत्र पड़ता है। ये भी आप लोगों का जो है इस गंगा के मैदान के क्षेत्र में आ जाता है। और ये आपका जो पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वांचल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है आप लोगों का, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी गंगा के मैदान का एक पार्ट होता है, ठीक है। गंगा के मैदान का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये गंगा के मैदान का सब डिवीजन था। आप चाहो तो जब सेकेंड क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हो बांगर और खादर वाला, ठीक है, गंगेटिक प्लेन वाला, उसमें आप चाहो तो ये मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना ऐसे फिगर करके कि गंगा के मैदान का या फिर गंगेटिक प्लेन का, ठीक है, गंगा मैदान का उपविभाजन, ठीक है। क्या लिखे होगे आप लोग, सब डिवीजन या फिर उपविभाजन। हमेशा मैप बनाने के बाद एक बहुत प्यारा काम आप लोग और करना, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। वो काम ये करना कि हमेशा हर मैप को आप लोगों को ऐसे बॉक्स में पैक करना है, ठीक है। हमेशा ऐसे क्या करना है, बॉक्स में पैक करते जाना है, ठीक है। तो आपने सेकंड डिवीजन का सब डिवीजन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स भी डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर जो आप लोगों का एक क्षेत्र एक पॉइंट बचा हुआ है, वो पॉइंट ये है कि भाई हम लोग को यहाँ पर एक चीज तो छूट ही गया। अभी हम लोग को जो थर्ड डिवीजन था, ठीक है, थर्ड डिवीजन क्या था ध्यान समझना भाई। थर्ड डिवीजन हम लोग का था साउदर्न हाईलैंड, ठीक है, दक्षिणी उच्च भूमि, ठीक है, दक्षिणी उच्च भूमि, जिसको मैंने आप लोगों से कहा था कि ये पेनिसुलर इंडिया का क्या है, ठीक है। पेनिसुलर इंडिया का मतलब प्रायद्वीपीय भारत का नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। जनरली ये जो पूरा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका ट्रांस यमुना का पूरा रीजन होता है, ट्रांस यमुना का जो पूरा क्षेत्र होता है वो होता है। सेकंड यहाँ पर आप लोगों का होता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। और थर्ड यहाँ पर आप लोगों का आता है बघेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि बुंदेलखंड कहाँ पर है, बघेलखंड कहाँ पर है। देखो इसको भी पहले मैप के थ्रू आप लोग बात समझ लो। अगर ये समझ लिए ना तो आप लोग को यूपी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर ये वाला मैप जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखो तो यूपी का एक मैप बनाओ, ठीक है, दोनों पैर बन गया, यहाँ पे मुंह बन गया, ठीक है, ये आपका यूपी का मैप बन गया। ऐसे ही मैप बनाना, एकदम निश्चिंत रहना, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपको एक यूपी का और डिवीजन बता रहा हूँ, क्षेत्रीय डिवीजन बता रहा हूँ, इसको भी समझ लेना, ठीक है। देखो ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, ये जनरली आपका वो बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो बुंदेलखंड का ये पूरा क्षेत्र पड़ जाता है आप लोगों का। यहाँ पर आप लोगों का छोटा सा क्षेत्र पड़ता है बघेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, बघेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। ये आपका पूरा रीजन क्या पड़ जाता है, पूर्वांचल का क्षेत्र, ठीक है, पूर्वांचल का क्षेत्र। और यहाँ पर क्या पड़ जाता है आप लोगों का, तो पूर्वांचल इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर मैं हूँ, ठीक है। याद करने का तरीका अपना अपना बना लो आप लोग, ठीक है, ऐसे चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा ये आपका पड़ गया अवध का पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये पड़ गया आप लोगों का अवध का क्षेत्र। और यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया ही है कि ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है इसको हम रोहिलखंड का क्षेत्र कहते हैं, रोहिलखंड का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, रोहिलखंड क्षेत्र कहते हैं। तो ये यूपी का एक सब डिवीजन का मैप पैरामीटर और है। ये पैरामीटर क्षेत्रीय और संस्कृति के आधार पर किया गया है। आप ऐसा लिख सकते हो, देखो अगर मानो कभी क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन है जो कि सांस्कृतिक पैरामीटर्स पर है, ठीक है। किस पैरामीटर पर यहाँ पर आप लोगों का है, ये आप लोगों का सांस्कृतिक पैरामीटर पर है, ठीक है। तो एक तो बात आप पहले ये क्लियर समझो कि बुंदेलखंड कहाँ पर है, बघेलखंड कहाँ पर है, बाकी चीजें कहाँ पर है। आधे से ज्यादा लोगों को मुझे पता है कि ये बात नहीं पता होगी कि रीजन्स कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है, ये रीजन्स कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। तो अभी क्लियर हो गया बुंदेलखंड बघेलखंड। और यही जो, अच्छा अब देखो इसी मैप पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक ओवर ड्राइंग कर रहा हूँ, तो परेशान मत होना, ठीक है, समझने का प्रयास करना मैं ओवर ड्राइंग क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको अभी जो मैंने 3 डिवीजन डिस्कस किया था ना, मैं तीनों डिवीजन समझा देता हूँ। देखो ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है आप लोगों का, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, भाबर और तराई। तो ये जो पूरा क्षेत्र था आप लोगों का, ये आप लोगों का भाबर और ये आप लोगों का पूरा तराई का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा बीच का क्षेत्र आप लोगों का था, ये जो पूरा बीच का क्षेत्र आप लोगों का था, ये आप लोगों का सेकंड डिवीजन था, ये आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन था। और नीचे आप लोगों का ये
साउदर्न हाईलैंड वाले जो क्षेत्र थे वो थर्ड डिवीजन यहाँ पर था। तो यूपी का जब भौगोलिक विभाजन मैं कर रहा हूँ तो भौगोलिक विभाजन इस प्रकार से कर रहा हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया भी, देखो क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैंने कहा कि जो भाबर और तराई का पूरा क्षेत्र है वो पश्चिम में सहारनपुर से स्टार्ट होता है, पूरब में देवरिया और कुशीनगर तक आता है। ठीक है, तो देखो इस पूरे क्षेत्र की पश्चिमी वेस्टर्न सीमा भी यहाँ पर है और यहाँ पर आप लोगों की उस ईस्टर्न सीमा भी, मतलब ये पूरे वेस्टर्न टू ईस्टर्न इस पूरी एक पट्टी में फैला हुआ क्षेत्र है। मैंने आपसे कहा कि भाबर का पूरा क्षेत्र करीब 35-34 किलोमीटर के रेंज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? तो आप लोगों को जब डिवीजन करने को कहा जाए तो मैप आप लोगों को ऐसे बनाने हैं, ये तीनों मैप बना करके आप लोग ऐसे समझाना कि ये चीज ऐसे यहाँ पर लाई कर रही। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। मैप अच्छे अच्छे बन गए यहाँ पर, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पता है मांगोगे भी कि सर इसकी पीडीएफ शेयर कर दो। ठीक है, तो देखो एक मैप मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो दो मैप तो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक मैंने आपसे यहाँ पर ये पूरा भाबर तराई बांगर खादर वाला पूरा फिजिकल डिवीजन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब देखो, अच्छा साउदर्न हाईलैंड में आप लोगों को समझा रहा था, मैंने कहा साउदर्न हाईलैंड को जब हम सब डिवीजन करते हैं तो 3 पार्ट में करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में करते हैं। एक ट्रांस यमुना का क्षेत्र होता है, दूसरा बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, तीसरा बघेलखंड का क्षेत्र होता है। ठीक है, देखो जो ट्रांस यमुना का पूरा क्षेत्र है इसमें आपका आगरा, यमुना, आगरा और मथुरा का ये आपके जिले यहाँ पर महत्वपूर्ण जिले यहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको पता है कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में बाउंड्री शेयर कर रहा होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर पड़ेगा, तो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री शेयर होती है बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड इन दोनों राज्यों में डिवाइडेड है, फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं बघेलखंड की बात करूं तो बघेलखंड का आपको पता होगा भाई कि यहाँ पर क्या कुछ कुछ जिले हैं, जैसे कि सोनभद्र आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। सोनभद्र कहाँ पड़ जाएगा? सोनभद्र मान लो यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा समझना, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली एकदम पैरामीटर्स बेस्ड मैप है। ठीक है, मैं रैंडम मैप आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसा मैप समझने का प्रयास करो, याद करने का प्रयास करो। ठीक है, तो बघेलखंड के इस पूरे क्षेत्र में आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर, चंदौली, ठीक है, चंदौली, प्रयागराज, ठीक है, ऐसे लगभग लगभग जो क्षेत्र पड़ते हैं वो आप लोगों के इस क्षेत्र में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, आपने तीनों डिवीजन जो था फिजिकल डिवीजन, ठीक है, उस तीनों डिवीजन को आपने बहुत ही क्लियर तौर पर यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, बहुत ही क्लियर तौर पर यहाँ पर क्या किया हुआ है, समझ लिया है। अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस कर लेता हूँ मैं भाई। हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, हमने मेन बॉडी में 2-3 मैप बनाने को मैंने आपसे बता दिया, क्योंकि मैंने आपसे फिर बहुत सिंपल तौर पर कहा था कि बहुत ज़्यादा हम लोग को समय स्पेस नहीं लेना है, क्योंकि 125 ही शब्द का क्वेश्चन है। तो मैप बना करके फिजिकल डिवीजन दिखा दो, भाबर और तराई के बारे में जितने पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट्स लिख देना। आप उसमें चाहो तो कुछ कुछ पॉइंट्स और एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या है भाई भाबर और तराई क्या है? भाबर तराई का विस्तार जो शिवालय के गिरिपादी क्षेत्र उनके समानांतर पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में आपका देवरिया कुशीनगर तक फैला हुआ है। इस कुछ पॉइंट्स यहाँ बता देना। यहाँ बता देना यहाँ पर क्या होता है कि तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र में क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो विलुप्त हो जाती है, जो कि तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है। ठीक है, एक विशेषता यहाँ पर ये हो गया। कौन सा उपजाऊ है, कौन सा उपजाऊ नहीं है, तराई क्षेत्र में कौन कौन से एग्रीकल्चर किए जाते हैं, यही तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। आप इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन कर दो, आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर काम एक तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पूरे क्लासिफिकेशन का पैरामीटर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाबर और तराई क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भूमिका को बताओ, तो बताओ ना तराई में एग्रीकल्चर किस प्रकार से है। आप बताओ कि भाबर और तराई बहुत सारे वन्य जीवों का आवास है, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स लोकेटेड है, टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोकेशन जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उनको भी यहाँ पर आप मेंशन करो। ठीक है, अब तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ना यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे, आप लोगों को मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पर इकोलॉजिकल संरक्षण करने में बहुत फायदा मिलता है। और यही सारे पॉइंट्स, ठीक है, यही सारे पॉइंट्स जब इस प्रश्न का आपको निष्कर्ष देना होगा लास्ट में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में बार बार डाउट आता है। ठीक है, कुछ लोग, अभी कल ही मेरे लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें क्या करें हम। मेरा बहुत सिंपल सजेशन है भाई, निष्कर्ष सब में लिख दो। क्यों सोचना है किसमें लिखना है किसमें नहीं लिखना है। 10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं उस 10% क्वेश्चन को छांटने में समय क्यों वेस्ट करूँ अपना। 20 शब्द लिखना है, मैं सब में लिख दूंगा निष्कर्ष। ठीक है, नंबर कटेगा नहीं, इस बात से मुझे इस बात का पता है। ठीक है, तो निष्कर्ष आप लोग लिखने की हैबिट डालो, हर क्वेश्चन में डालो। तो इसके निष्कर्ष में मैं क्या लिखूंगा, मैं ये बता दूंगा भाई। देखो क्या है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पर शुष्क फसलें भी पाई जाती हैं, मोटे अनाज वाली फसलें पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर जो इंटेंसिव वाटर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि गन्ना, धान, वो फसलों की उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक ही विशेषता यहाँ पर ये लिख दिया। और ये क्यों संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ जियोग्राफिकल
डाइवर्सिटी है। आप यहाँ बताओ कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में टूरिज्म की संभावना है, इको टूरिज्म की संभावना, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अलग अलग है, हर जगह पर जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अलग अलग यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर वेटलैंड्स भी, यहाँ पर कुछ हाईलैंड्स भी, यहाँ पर कुछ सूखे क्षेत्र भी, यहाँ पर कुछ गंगा यमुना के क्षेत्र भी है, तो आपको एक पूरी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो पर्यटन यहाँ पर बढ़ सकता है, इकोलॉजिकल संरक्षण में हमारी भूमिका बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप निष्कर्ष में मेंशन करते हुए यूपी के भौतिक विभाजन की जो डाइवर्सिटी है उसके इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं कि भौतिक विभाजन से फायदा यहाँ पर ये हो रहा है कि हमको यूपी की स्टडी करने में आसानी मिल रही है, यूपी में हम किन क्षेत्रों में किस प्रकार के आर्थिक स्कीम्स लेकर के आने चाहिए उसकी पहचान करने के लिए ये भौतिक विभाजन को समझ पाना, फिजिकल डिवीजन को समझ पाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रकार का कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पर बताया। इनमें से कुछ पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स मैंने अभी तक बोली है उन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करके 20 से 25 शब्द का एक निष्कर्ष बनाना। ठीक है, और उसको यहाँ पर राइट डाउन करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया निष्कर्ष, ठीक है, बस मैंने शब्दों में उसको नहीं एग्जैक्टली मरोड़ा हुआ है, आप उसको एग्जैक्टली शब्दों में फॉर्म करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो भाई, हमने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, मैंने आपको बहुत सारे मैप डिस्कस किए, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताया कि देखो ये सारे पॉइंट्स आपको देख लेने चाहिए, पॉइंट समझ लेने चाहिए। ठीक है, तो ये काम कर लेना, ये क्लास में आप लोगों को, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आंसर राइटिंग का ये बैच है, बहुत शानदार बैच है, ज्वाइन कर लो भाई। 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, अभी आप लोगों की 17 तारीख है, 3 दिन का समय आप लोगों के पास है। ठीक है, आंसर राइटिंग यहाँ से करोगे तो ऑब्वियसली इंग्लिशमेंट आपका होगा ही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। कमेंट सेक्शन में निष्कर्ष बता देना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।